नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि सुधार आंदोलन और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख क्रांतियां जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति देखेंगे और भारत की विदेश नीति को भी हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे ऐसी कामना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। भूमि सुधार आंदोलन की विशेषताएं या फिर इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो बिचौलिया वर्ग है जो कि किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता करने का काम करता है और सरकार और किसानों दोनों से ही एक बड़ी मात्रा में क्रेडिट ले लेता है। ऐसा बिचौलिए वर्ग की समाप्ति और काश्तकारी यानी कि जो खेती है उसमें सुधार करना, भूमि पर हकबंदी तथा सहकारी एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थापना करना। मध्यस्थ एवं जमींदारों का उन्मूलन यहाँ एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था, क्योंकि भारत में जमींदारी प्रथा हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इसे कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया था और उससे पहले भी राजा महाराजाओं ने काफ़ी ज़्यादा इसे संरक्षण दिया था। छोटे छोटे बहुत सारे राजा न जाने कितने थे जो जनता का शोषण करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 प्रकार की काश्तकारी प्रथा प्रचलन में थी: जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। ये तीनों प्रथाएं कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में बाधक थी तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दृष्टि से अनुचित थी। अतः सरकार ने सर्वप्रथम इन्हें समाप्त करने का निर्णय किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में अनेक नियम एवं कानून पास किए गए। इस संबंध में सबसे पहला अधिनियम 1943 ईस्वी में मद्रास प्रांत में पारित किया गया। 1955 ईस्वी तक लगभग सभी राज्यों के लिए अधिनियम पारित किए जा चुके थे और इस अधिनियम के अब तक 153 लाख हेक्टेयर भूमिहीन कृषकों को वितरित की जा चुकी है इस अधिनियम के तहत। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग 2 करोड़ कृषकों को राज्य से सीधा संबंध स्थापित हो गया। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून संपूर्ण भारत में एक साथ न लागू कर क्रमबद्ध रूप में लागू किए गए। सबसे पहले यह कानून मद्रास राज्य में, जबकि सबसे अंत में बंगाल 1955 में यह लागू किए गए। अब इसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1950 ईस्वी में लागू किया गया। 1975 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम सभी राज्यों में पास कर दिए गए। 1975 में काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किए गए। जमींदारों तथा रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत काश्तकारी व्यवस्था एक सामान्य प्रथा बन चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों को अधिक किराया देना पड़ता था तथा इसके बावजूद भी उनकी काश्तकारी भू राजस्व स्वामी की इच्छा एवं दया पर निर्भर होती थी। इन काश्तकारों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहूकारों से अत्यधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। इन सभी कारणों से यह आवश्यक हो गया था कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। इन सुधारों में निम्नलिखित बातें शामिल थी। अब क्या सुधार करने थे वो यहाँ पर देखते हैं। लगान का नियमन, यानी कि लगान को ठीक तरीके से और सरकार द्वारा नियमित रूप से कर दिया जाए और सरकारी कानूनों के अधीन लाया जाए। सरकार ने लगान को नियमित करने तथा काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निर्धारित किया गया कि किसी भी काश्तकार द्वारा चुकाया गया लगान कुल उपज के 20% से अधिक 20 से 25% तक से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित की। पट्टे की सुरक्षा, काश्तकारों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई कि जब तक काश्तकार लगान का सही भुगतान नहीं कर रहा है तब तक उसे भूमि छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर किसान लगान सही समय पर चुका रहा है तो उसे उस भूमि के मालिकाना हक से कोई भी हटा नहीं सकता। तो यहाँ पर पट्टा जो हम देखते हैं कि आज भी कहीं अगर सरकारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोग कब्जा कर लेते हैं और अगर सरकार की ये मंशा होती है कि भाई इन्हें इनका मालिकाना हक दे दो, तो सरकार उन्हें पट्टा देती है। और वो पट्टा ये होता है कि भाई एक कागज़ होता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि भाई इस ज़मीन के मालिक अब आप हो गए यहाँ पर।
अब यहाँ देखिए कि भैया पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार। अनेक राज्यों में यह व्यवस्था की गई कि काश्तकार भूस्वामी को निर्धारित क्षतिपूर्ति देने के बाद भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई कि भूमि पर अपना खून पसीना बहाने वाले ये काश्तकार उस भूमि के स्वामी बन सके और उन्हें उनका वाजिब हक यहाँ पर मिल सके। जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। भैया यहाँ पर जो खेती हो रही है तो उस खेती का अधिकतम जैसे जैसे हम जो खेती भूमि है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोई जाए, तो खेती भूमि हम जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। हम 1000 ईसा पूर्व हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में भी जब लोहे से लोग परिचित हो गए और लोहे के फालों का निर्माण हुआ, तो मगध जैसे महाजनपदों ने बहुत बड़ी मात्रा में जोतों का क्षेत्र बढ़ाया, यानी कि खेती भूमि का क्षेत्र बढ़ाया। तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा समृद्धि मिली और एक बहुत लंबे समय तक मगध महाजनपद ने पूरे भारत में रूल किया। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या था कि भैया अगर हम हमारी खेती भूमि को जो जोत है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे किसान ज़्यादा समृद्ध होंगे, ज़्यादा टैक्स देंगे तो यहाँ पर भारत सरकार भी समृद्ध होगी। भारत में भूमिहीन श्रमिक बड़ी संख्या में थे। हमारे देश में जहाँ एक और अधिकांश लोग पास खेती के लिए 1 बीघा भूमि भी नहीं थी, लोगों के पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं थी खेती के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोगों के पास इतनी अधिक भूमि थी कि वह उसे ठीक प्रकार से देखभाल भी नहीं कर पाते थे। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए ताकि अतिरिक्त भूमि हीनों में बांटकर सामाजिक न्याय किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अखिल भारतीय किसान सभा ने 1946 ईस्वी में प्रति भूस्वामी 25 एकड़ भूमि का अधिकतम सीमा का समर्थन किया कि भैया एक किसान या एक व्यक्ति के पास में 25 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसान थे जिनके पास में हजार एकड़, 1.5 हजार एकड़, ये भैया ये बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने कहीं राजा महाराजाओं के समय पर चीज़ें कब्जा कर ली थी या फिर राजा महाराजाओं से उन्होंने दान में ले ली थी। तो यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें थी, किसी के पास में 100 एकड़ है, किसी के पास में 200 एकड़ है, किसी के 50-60 एकड़ है। एक गांव में एक आदमी के पास में है 60 एकड़ और उसी गांव में 100 किसान ऐसे हैं जो आधा आधा बीघा में खेती कर रहे हैं या फिर उसी बड़े किसान की 60 एकड़ में मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसान सभा ने कहा कि भाई एक व्यक्ति के पास में 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों को भी उनका हक यहाँ पर मिल जाएगा। नवंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया कि भूमि की अधिकतम सीमा तय कर इससे अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित कर ग्राम सहकारिता को सौंप देना चाहिए, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की समिति भी वही कह रही कि भाई एक लिमिट तय कर दो और अगर उस लिमिट से ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पर 60 एकड़ आपने लिमिट रखी है और किसी किसान के पास में 70 एकड़ ज़मीन है, तो 60 एकड़ ज़मीन उसके पास है तो 60 एकड़ उसके पास में रहने दो और अगर 70 एकड़ उसके पास में है तो 60 एकड़ उसको दे दो और 10 एकड़ जो एक्स्ट्रा है वह ग्राम समिति को दे दो और ग्राम समिति तय करेगी कि भाई किसी किसान को ज़रूरत है या किसी किसान के पास में खेत नहीं है तो हाँ ग्राम समिति के अधीन वह आसानी से खेती कर सकता है, बाद में उसको मालिकाना हक भी मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा किसानों को खेती करने का मौका मिलेगा, सभी को हक मिलेगा, रोजगार मिलेगा और इससे अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब जो जीसी कामरप्पा समिति कांग्रेस कृषि सुधार समिति थी, इसने भी जुलाई 1949 में भूमि हकबंदी का समर्थन किया और 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थायी समिति ने तय किया कि उन राज्यों में हकबंदी समर्थित कार्य 1960 ईस्वी तक पूरा किया जाए जहां ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं। तो जहां ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं वहां पर 1960 तक काम पूरा करने की बात कही गई। अब देखिए 1959 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भूमि हकबंदी का समर्थन किया गया, लेकिन कांग्रेस संसदीय पार्टी के सचिव एन.जी. रंगा के विरोध स्वरूप कांग्रेस से यहाँ पर एन.जी. रंगा इस्तीफा दे देते हैं और मीनू मसानी के साथ मिलकर एक स्वतंत्र पार्टी वह बना लेते हैं। लगभग सभी राज्यों ने जोतों के अधिकतम सीमा के संबंध में आवश्यक अधिनियम पारित किए।
इन अधिनियमों के अधीन अब तक 73,43,43 लाख यानी 73,43,000 एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जा चुका है। इनमें से 64,85 लाख एकड़ भूमि सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली जा चुकी है तथा 51,09 लाख हेक्टेयर भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जा चुका है। इससे अभी तक 49,57 लाख भूमिहीन कृषकों को लाभ हो चुका है, जिसमें 49% लोग एसटी और एससी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 49% लोग है, ठीक है, 49% लोग एसटी एससी के हैं, यहाँ पर प्लीज़ गलत मत समझना। अब देखो यहाँ पर चकबंदी की हम यहाँ पर बात करते हैं। चकबंदी क्या है? तो चकबंदी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भूस्वामी के इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बदले उसे उसी किस्म के और उतने ही आकार के 1 या 2 खेत दे दिए जाते थे। तो चकबंदी क्या है कि भैया अगर आपके पास में 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ में क्या है कि एक गांव के कोने में 1 एकड़ पड़ी है, दूसरे कोने में 2 एकड़ है और तीसरे कोने में आपकी 1 एकड़ ज़मीन पड़ी है और फिर गांव के दूसरे साइड में आपकी 1 एकड़ ज़मीन है। तो इस तरह से जो आपकी 5 एकड़ ज़मीन है वो या तो उथल फुथल ज़मीन है, बहुत अलग है, बर्रा वाली है, फिर अलग है। तो यहाँ पर एक बात ये होगी। दूसरी बात, आपकी ज़मीन अलग अलग जगहों पर भी है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको समस्या हो रही है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी कि सरकार आपकी भूमि ले लेगी और अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो एक जगह पर आपको स्थायी पूरी 5 एकड़ ज़मीन दे देगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगहों पर आपकी 5 एकड़ ज़मीन पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपको 3-4 जगह फिरना नहीं पड़ेगा और जो आपकी ज़मीन है वह आपके साइड में जो भी खेत रहा होगा उनमें मिला दी जाएगी। तो इससे अन्य किसानों को भी फ़ायदा, आपको भी यहाँ पर फ़ायदा कि भैया अलग अलग जगह पर खेती आप कर रहे हैं, इससे उत्पादकता में भी कमी आ रही है। आप साधनों को बार बार आपको ट्रैक्टर लेके उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं और फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च लग रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो खपत ज़्यादा लग रही है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए सरकार ने कहा कि भाई हम एक जगह पर आपको भूमि दे दे रहे हैं, यहाँ पर मज़े से खेती करो ना यार, क्या समस्या आ रही। तो इसको कहते हैं चकबंदी। तो इससे किसानों के कृषि उन्नत किस्म के आदानों का प्रयोग करने में सहायता मिलती है तथा वे कम से कम प्रयत्नों में अधिकतम उत्पादन करने में सफल होते हैं। इससे उत्पादन की लागत में भी कमी आती है। अब तक 629,73 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है, जो चकबंदी योग्य कुल भूमि का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। अब भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। इस आंदोलन के फलस्वरूप जो विनोबा भावे इसको चलाने वाले थे उनको भारत रत्न दिया गया था। तो आप इस आंदोलन को यहाँ पर समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा प्रभावी रहा होगा। हालांकि जो विनोबा भावे हैं उनको अन्य कारणों से भी दिया गया, वो बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो वही थे, विनोबा भावे जी। अब 18 अप्रैल 1951 ईस्वी विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना था। इसके तहत विनोबा भावे और उनके अनुयायी भूस्वामियों से अपनी ज़मीन का 1/6 मतलब 6वां हिस्सा और गरीब किसानों को बांटने के लिए अनुरोध करते थे कि भाई जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो उनसे कहते थे कि भाई साहब थोड़ा सा कर दो यार, थोड़ा सा दे दो गरीबों को। अगर तुम्हारे पास में 400-500 एकड़ ज़मीन है, मान लो तुम्हारे पास में 100 एकड़ ज़मीन है, तो बस तुम कम से कम 6 एकड़ ज़मीन दे दो, ठीक है। तो इस तरह से वह करते थे। तो इसकी इसकी शुरुआत इन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में की थी। 1953 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और 1955 के अंत तक गांधीवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए भूदान आंदोलन ने ग्राम दान आंदोलन का रूप ले लिया, जिसकी शुरुआत कहाँ हुई? उड़ीसा में। हालांकि आंदोलन अपने जिस बड़े व्यापक स्वरूप में शुरू होता है उतनी सफलता ये नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है और बहुत सारे बड़े जमींदार यहाँ पर अपनी भूमि का कुछ हिस्सा किसानों के कल्याण के लिए देते हैं।
सहकारिता की बात करें तो संगठित ढंग से अपनी सहायता अपने आप करने को सहकारिता कहा जाता है। भारत में सहकारिता को प्रारंभ करने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए 1901 ईस्वी में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सहकारी साख अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। भारत में सहकारी आंदोलन की स्थापना 1904 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक निकलसन द्वारा मद्रास में प्रथम सहकारी ऋण समिति की स्थापना किए जाने से हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती को बढ़ावा दिया गया तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के प्रति अधिक व्यावहारिक रुख अपनाते हुए प्रत्येक जिले में 10 पायलट योजनाएं अपनाई गई। जनवरी 1959 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव में कहा गया कि गांव का संगठन पंचायतों तथा ग्राम सहकारों दोनों पर आधारित होना चाहिए। इसी अधिवेशन में संयुक्त सहकारी खेती की परिकल्पना भी यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त सहकारी खेती क्या है कि भाई आप चीज़ों को खेतों को जोड़कर और आप बड़े व्यापक तरीके से खेती कर सकते हो। अब यहाँ पर श्वेत क्रांति को हम देख लेते हैं। श्वेत क्रांति क्या थी और ये कैसे शुरू होती है। भारत में सहकारिता आंदोलन का सबसे सफल प्रयोग दुग्ध उत्पादन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। यहाँ के किसानों ने दिसंबर 1946 ईस्वी में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन लिमिटेड की स्थापना त्रिभुवनदास के पटेल के नेतृत्व में की, जिसने अपनी शुरुआत आनंद नामक स्थान से की थी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1950 से 1973 के बीच संघ के मुख्य कार्यकारी रहे। 1955 में संघ ने अपने उत्पादन के लिए अमूल शब्द का प्रयोग किया, जिसका फुल फॉर्म था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और 1946 से शुरू होकर ये अमूल आज दुनिया के सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स में से एक है और भारत की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पाद संस्था बन चुकी है। अब देखिए कृषि विकास एवं हरित क्रांति की हम यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर गेहूं वगैरह उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रयास होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध होता है तो भारत चाइना से कहता है कि भाई हमें थोड़ा बहुत गेहूं दे दो यार। तो यहाँ पर पैसे देने के बावजूद चाइना से नहीं कहता, अमेरिका से कहता है, और यहाँ पर पैसे देने के बावजूद अमेरिका इतनी गंदी क्वालिटी का गेहूं भारत के लोगों को खाने के लिए देता है, जो उस समय पर अमेरिका के जो सुअर होते थे ना, सुअर वो खाते थे। तो सुअर वो खिलाने वाला गेहूं यहाँ पर अमेरिका भारत के लोगों को खिलाने के लिए सप्लाई करता है, जबकि वो बाकायदा इसके पैसे लेता, फ्री में नहीं देता। तो यहाँ पर इसके बाद में भारतीय राजनेता, हालांकि इसके प्रयास उससे पहले भी हो रहे थे, हम देख रहे हैं कि चकबंदी वगैरह जो सुधार हो रहे हैं ये इसी के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ईगो भी यहाँ पर आ जाता है कि भाई बहुत अब हमने देख लिया, अब हमको ऐसे नहीं चाहिए। इसके बाद में ही हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं। तो यहाँ पर जय जवान का मतलब होता है कि उस समय पर युद्ध वगैरह चल रहा होता है, तो सोल्जरों को सम्मान देने के लिए जय जवान, और किसानों को जय किसान इसलिए ताकि यहाँ पर किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे। और इसी उत्पादन क्रम में हम देखते हैं हरित क्रांति। विकास सिंचाई एवं ऊर्जा परियोजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग तथा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन द्वारा 1962 से 66 ईस्वी के बीच हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसमें गेहूं उत्पादन व चावल उत्पादन की बढ़ोतरी विशेष तौर पर हुई। हरित क्रांति का एक बड़ा असर यह पड़ा कि इसने कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर आज़ादी के बाद हासिल उच्च कृषि विकास दर को बनाए रखा। यह उत्पादन 15% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा, किंतु इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हो गई। सत्ता की खींचतान में अमीर गरीब की ताकत अधिक होने से वे सफल हुए। शक्ति के नए केंद्र उभरे, अतः स्पष्ट है कि इससे कृषि मजदूरों की मुद्रा मजदूरी में भले ही वृद्धि हुई हो, परंतु वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई थी। हालांकि इस हरित क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती दी और भारत में खाद्यान्न संसाधनों का भरपूर विकास में योगदान दिया।
तेलंगाना कृषक आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन आज़ादी से पहले शुरू होता है और आज़ादी के बाद तक चलता है। तेलंगाना के कम्युनिस्टों ने सरकार द्वारा लादी गई अनाज लेवी तथा बढ़ी बेकारी के विरुद्ध हैदराबाद में चल रहे निज़ाम विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। जब भारतीय फौजों ने 13 दिसंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया तो कम्युनिस्टों ने अपने छापामार दस्तों को जंगलों में छिपकर भारतीय फौजों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 1949 ईस्वी में लागू जमींदारी उन्मूलन तथा 1950 ईस्वी में पारित हैदराबाद काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम के कारण यह आंदोलन 1951 तक समाप्त हो गया, क्योंकि इनकी समस्याएं यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। पेप्सू की बात करें तो पेप्सू का मतलब क्या होता है, तो पेप्सू बोले तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये पेप्सू का फुल फॉर्म है। अब 1948 में पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन नामक नए राज्य का निर्माण किया गया। यहाँ के काश्तकारों को पेप्सू काश्तकारी एक्ट जनवरी 1952 ईस्वी द्वारा बेदखली से संरक्षण प्रदान किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 1953 में अपनी सहमति दी। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद किस तरह से किसानों के लिए अलग अलग प्रकार से सरकार और आंदोलनों के जरिए निजी व्यक्तियों ने भी यहाँ पर प्रयास करने का काम किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत की विदेश नीति है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक अलग टॉपिक के साथ एक नया टॉपिक पढ़ना थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम इसे इसी के साथ पर देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आखिरी तक। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हम देखते हैं कि नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम देखते हैं कि भारत जैसे देश जब आज़ादी हमको मिलती है तो उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद से ही दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी होती है। एक होता है सोवियत रूस जो कि समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा लेकर चलता है, और एक होता है अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा लेकर चलता है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश, यहाँ पर दोनों शक्तियाँ बराबर टक्कर की होती हैं। और इस समय पर ये चुनौती भारत जैसे नए आज़ाद देशों के सामने होती है कि भाई हम किस देश में किस धड़े में यहाँ पर शामिल हों, क्योंकि अगर हम पूंजीवादियों के साथ में मिलते हैं तो हमको अमेरिका और यूरोपीय देशों से भरपूर सहयोग तो मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो मार्क्सवादी देश है, चाहे वह चीन हो चाहे वह रूस हो, इनके सहयोग से हम वंचित हो जाएंगे। और यहाँ पर हम पूरी तरह से एक अच्छे राष्ट्र जिसके सभी के साथ में बेहतर संबंध हो, ऐसा राष्ट्र हम बन नहीं पाएंगे और हम इनकी गुटबाजी में फंस कर रह जाएंगे। और ये तो विकसित हो चुके हैं, लेकिन हमारी विकास की यात्रा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तो यहाँ पर ये इसको बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करेंगे और इससे भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यही समस्या तब भी थी जब हम जो मार्क्सवादी या समाजवादी जो सोवियत रूस का गुट है उसमें शामिल होते तो यहाँ पर कुछ नेता जैसे मिस्र के कर्नल नासिर और मार्शल टीटो और नेहरू जैसे नेता मिलकर यहाँ पर नाम की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखते हैं, और फिर 1961 के आसपास नाम शुरू होता है। नाम बोले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तथा दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत कर रहा था। वैसे तो गुटनिरपेक्ष भारत के उस आदर्श की राजनीतिक अभिव्यक्ति रही जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर चलता है, परंतु इस नीति में नेहरू की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में अहम विश्वास था। वे विश्व की राजनीति के ध्रुवीकरण के कट्टर विरोधी थे कि भाई हमको किसी एक गुट में शामिल नहीं होना है, और उनकी शायद इसी भावना ने भारत को शक्तिशाली राष्ट्रों के किसी भी गुट में शामिल होने से अलग रखा। भले ही हम नेहरू का कितना ही विरोध कर ले कि नेहरू ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कुछ मामलों में नेहरू एक बहुत बेहतरीन और अव्वल दर्जे के नेता थे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने का दावेदार भी उन्हें ही बनाया गया, जबकि सबसे प्रबल दावेदारी यहाँ पर सरदार पटेल जी की थी। हालांकि सरदार पटेल जी की 1948 सरकार बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जैसे चेहरे भी थे जो यहाँ पर बन सकते थे। लेकिन
और बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन सॉरी बीजेपी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पर जो नेहरू जी है उनकी विश्व स्तर पर ऐसी छवि हो गई थी कि वह एक ग्लोबल लीडर की पहचान बना चुके थे। इसलिए गांधी जी पहले ही, जब सरदार पटेल जी भी जीवित होते हैं, तभी वह यह घोषणा कर देते हैं कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो यहाँ पर ये एक कारण था। और दूसरी बात, 1946 में हम देखते हैं कि जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके जो होते हैं हेड, वो होते हैं नेहरू जी। और भारत की विदेश नीति इस उद्देश्य प्रस्ताव में निहित होती है। तो यहाँ पर भारत की विदेश नीति में नेहरू के प्रभाव को नहीं भूला जा सकता। हालांकि नेहरू की जो आइडियोलॉजी है वह भारत के कल्चर से और भारत की जो हमारी परंपरा है कि हम विदेशों के प्रति कैसे नजरिया रखते हैं, प्राचीन काल से ही उस पर आधारित है। मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से शीत युद्ध की उग्रता को कम करने तथा विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1961 ईस्वी के बेलग्रेड में नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अस्तित्व में आया। शुरू में 25 देश इसके सदस्य थे और आज हम देखते हैं कि 118-120 के आसपास इसके सदस्य हो चुके हैं 2018 तक। अब यहाँ देखिए कि इसकी पृष्ठभूमि बांडुंग सम्मेलन 1955 में रखी जाती है, जहाँ विविध देशों को अपनी राष्ट्रीय अखंडता को के खो जाने की आशंका के कारण यह उभर नहीं आ सका था उभर कर नहीं आ सका था, क्योंकि उस समय पर बहुत ही राज्य नए नए बने थे, बनी चाहते थे कि खुलकर हम इस बात का समर्थन करें, क्योंकि कोई भी गुट फिर हम पर कहेगा कि हाँ बेटा तुम हमसे अलग होना चाहते हो, तो इससे भी समस्या बन सकती थी। बाद में इन्होंने इससे इन ध्रुवों में जाना भी इन्होंने नहीं समझा सही, क्योंकि भाई किसी एक गुट में गए तो दूसरे गुट से स्वाभाविक है कि दुश्मनी बननी है और वो फिर हमारी अच्छे से क्लास ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए कि नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसके कार्यक्रमों की बात करें तो विश्व युद्धों और अस्त्रों से मुक्त, गरीबी निवारण से समृद्धि की ओर ले जाने वाली बंधुत्व पर आधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। इसके कार्यक्रमों में साम्राज्यवाद का विरोध, स्वतंत्र विदेश नीति की सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, लोकतांत्रिकीकरण, नस्लवाद तथा रंगभेदवाद की समाप्ति, उत्तर और दक्षिण के बीच बराबरी के आधार पर सहयोगात्मक संबंध आदि इसमें इसके उद्देश्यों में शामिल है। अब भारत की विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जो भी विदेश नीति में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कुटिल राजनीतिज्ञ को यहाँ पर दर्शाता है। हालांकि ये एक दुर्भाग्य था कि यहाँ पर पंचशील जैसा एक बेहतरीन समझौता चीन के साथ हुआ, उसके बावजूद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और इसी दुख के कारण यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि चीन एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहेगा और एशिया में चीन और भारत जैसे देश मिलकर एशिया से निकलकर विश्व शक्ति बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर चीन उनके इस सपने को तोड़ देता है और इस बात से दुखी होकर कहीं ना कहीं नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। पंचशील के सिद्धांतों को सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में प्रतिपादित किया, जिसे बाद में 20 जून 1954 ईस्वी को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा में दोहराया गया। पंचशील के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो वह इस प्रकार है कि भैया एक देश एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता एवं क्या है यार, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अर्थात प्रत्येक देश को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, उस पर व्यवहार करने तथा स्वयं की रक्षा करने और अपनी अखंडता को बनाए रखने का अधिकार था। चूँकि एशिया में भारत और चीन जैसे बड़े देश थे, इसलिए यहाँ पर रूस के साथ हमारी बॉर्डर नहीं लगती थी, तो उससे तो समस्या नहीं थी और वह मित्र जैसा भी था, लेकिन चीन के साथ में अच्छे संबंध बनाने ज़रूरी थे। इसलिए नेहरू इस पंचशील समझौते को करना ज़रूरी समझते हैं। इसकी डेट भी यहाँ पर देखना कि भैया ये 29 अप्रैल 1954 को प्रतिपादित होता है, लेकिन 20 जून 1954 को ये आखिरकार होता है। अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, अर्थात राष्ट्र बल प्रयोग द्वारा अपितु नहीं शांतिपूर्ण कार्य द्वारा
विवादित मुद्दों का समाधान हम करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई विवाद होता है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उस विवाद को सुलझाएंगे, ना कि सैनिक बल द्वारा यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण करके। एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परस्पर समानता और मित्रता की भावना अर्थात एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बिना समानता और पारस्परिक सहयोग की हम यहाँ पर बात करेंगे, पारस्परिक लाभ की हम यहाँ पर बात करेंगे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि शांति से एक दूसरे के विकास को हम देखेंगे भैया, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे। इस तरह से ये पंचशील समझौता किया गया था। हालांकि बाद में पंचशील समझौता का उल्लंघन करके जो चीन है वह भारत पर आक्रमण करता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन को और एक बार फिर अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने पिछले वीडियोस में जब राज्य पुनर्गठन की बात की थी तो हमने सामान्य तौर पर किस तरह से विभाजन हुआ और जो बड़ी रियासतें हैं जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, उनके विलय पर बात की थी। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक राज्य किस तरह से बना, वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।